तो बेटा देखो पेपर का जो है वो हम लास्ट जो हमारा जो थर्ड अभी सेशन होगा उस सेशन के अंदर कर लेंगे, और उस तक यानी कि जब वो सेशन स्टार्ट होगा तो विल सी कि हम उसके अंदर जो है क्या क्या चीजें जो है सेशन में ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते। टिल देन हम लोग अभी तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और सेशन स्टार्ट करके आज का जो है वो एरिया देखते हैं। आज जो चीज हम लोग देखेंगे वो हमारे पास है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। ठीक है, हमने अपनी डिस्कशन में लास्ट क्लास तक हमने जो है वो बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें हमने स्ट्रेटजीज के लिहाज से भी बात की, उसके बाद हमने मुख्तलिफ थ्योरीज भी देखी, फिर उसके बाद हमने इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस भी देखा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस भी देखा। आज हम ये देखेंगे कि कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज किस तरीके से डेवलप होती हैं, या कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज होती क्या है। निदा सत्तार, निदा सत्तार बेटा हो गई आपकी अटेंडेंस मार्क। ओके जी, हम जो है वो आज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को जो है रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो चीजें, या हम कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं या किस तरीके से डेवलप करते हैं। तो फॉर दैट मैटर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज दैट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड क्या क्या चीज होती है। हम डिटेल में सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे, बट सबसे पहले जो हमारा सवाल है, सबसे सिग्निफिकेंट हमारा जो सवाल है वो ये है कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर शामिल क्या क्या होता है। बिकॉज हमें जब तक ये चीज नहीं पता होगी कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, हम तब तक चीजों को अंडरस्टैंड या तब तक चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो है वो बेसिकली कंप्राइज कर रही होती है तीन एरियाज के ऊपर। एक आपकी स्ट्रेटजी कहलाती है एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी, एक आपकी कहलाती है स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजी, एक आपकी कहलाती है रिट्रेंचमेंट की स्ट्रेटजी। ये तीनों स्ट्रेटजीज कोई बहुत नई या बहुत ज्यादा वोकल किस्म की स्ट्रेटजीज नहीं है, ये वो स्ट्रेटजीज है जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर रहे होते हैं। अब डेली लाइफ में यूज करने का मतलब ये है कि हम डेली लाइफ में भी यही तीन सिनेरियोज को जो है वो यूज कर रहे होते हैं, और इन तीन सिनेरियोज के ऊपर जो है वो हम चीजों को लेके चल रहे होते हैं। ओके, अब हम जब डेली लाइफ की भी बात उसी लिहाज से करते हैं तो देखिए हम लोगों के पास जब भी हम किसी बिजनेस के बारे में बात करें, या जब भी हम किसी डिस्कशन के बारे में बात करें, या जब भी हम किसी सिनेरियो के बारे में बात करें या स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो तीन ऑप्शन हमारे पास हमेशा चलते रहते हैं। पहला ऑप्शन इज आवर एक्सपेंशन ऑप्शन, या तो हम एक्सपेंड करते हैं, बढ़ते हैं, या जो हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन होती है हम उस एग्जिस्टिंग पोजीशन पे स्टेबल होते हैं, रुके रहते हैं, या हम रिट्रेंच कर जाते हैं। रिट्रेंच करने का मतलब यह हम बैकआउट कर जाते हैं। आप अगर सिनेरियोज के लिहाज से देखें तो ऐसा बिल्कुल होता है कि जब हम कभी भी किसी भी प्रोसेस के अंदर इनिशिएट करते हैं, कि कभी भी किसी भी एक्टिविटी के अंदर वर्कआउट करने के लिए जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज दैट हम तीन एरियाज ड्राइव कर रहे होते हैं। या तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, या जहां हम मौजूद है वहीं पर रुके रहेंगे, या हम रोल बैक कर जाएंगे, या वापस आ जाएंगे, या बैक साइड की तरफ मूव करेंगे, या पीछे की तरफ जो है मूव करेंगे। तो इस सिनेरियो के अंदर जब हम ऑल एंड ऑल बात कर रहे होते हैं, जब इस सिनेरियो के अंदर बात करती है तो उसके अंदर इंडिविजुअली जो है वो देखते हैं कि इंडिविजुअली हमारे पास क्या चीज है। लाइक अगर हम एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज के ऊपर जाते हैं तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज के अंदर हमारे पास इंटेंसिफिकेशन होती है। इंटेंसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम इंटेंसली, फोर्सफुली, जोर से या पूरी शिद्दत से या पूरी अपनी पावर से वी इंटेंसिफाई आवर एफर्ट्स। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ आवर एफर्ट? टू ड्राइव, टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव इन अ डायरेक्शन जो कि हमें डिजायर्ड है। यानी कि हम अपनी तमाम के तमाम एफर्ट्स, तमाम के तमाम जितने भी हमारे डेडिकेशन है, जितनी भी हमारी रिसोर्सेज है,
उन सबको हम इंटेंसली एलोकेट करते हैं, उन सबको हम सिग्निफिकेंटली फोकस के साथ अटेंड करते हैं, और सबको हम कहते हैं कि जी आप फोकस करें एक चीज के ऊपर, और इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इसी पर्टिकुलर रीजन या इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मुसलसल मूव करें टिल वी रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट। या आप उसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में कह लें तो आप उसको यूं कह सकते हैं कि जी हम अपनी तमाम की तमाम रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, एंटरप्रेन्योरशिप जितनी भी है हमारे पास, हम उन सारी के सारी चीजों को फोकस करते हैं, उन तमाम चीजों में डायरेक्शन एक रिजल्ट की तरफ करते हैं, और हम उस रिजल्ट की तरफ डेडिकेटेडली भागते चले जाते हैं, या डेडिकेटेडली जो है वो उसकी तरफ जो है वो मूव करते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अगर हम इसके मजीद फर्दर आगे हम इसको जो है वो देखें, तो इसमें हमारे पास सेकंड होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत बेटा वन थिंग प्लीज, नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी सारे के सारे ऑनलाइन हुआ करो, प्लीज अपने नामों से ऑनलाइन हुआ करो, क्योंकि मुझे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करनी है। आपके जिन दोस्तों को नहीं पता उनको भी प्लीज आप कोऑर्डिनेट करो कि ताकि उनको बता दो कि आपको जो है नामों के साथ एंटर है। अब जिस तरीके से इन्फिनिक्स S3 प्लस अभी कोई लॉग इन हुआ है, यू कैन नॉट मार्क द अटेंडेंस, मतलब मैं नहीं मार्क कर सकूंगा अटेंडेंस जो भी है साहब या साहिबा, तो प्लीज इनको बोलो कि या तो नाम अपने नामों के साथ जो है नेक्स्ट टाइम लॉग इन करें, ताकि मेरे लिए आसानी हो, मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकूं। ठीक है, तो प्लीज इसको जो है वो देख लो। ओके, इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, एक वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है जिस तरह हमारे स्टेयर्स लाइक स्टेप होते हैं, मतलब सीढ़ियों की तरह जो हम ऊपर मूव करते हैं, तो वो वर्टिकल लाइक एक्सपेंशन होती है, और इसका ऑपोजिट अगर उसमें ट्रांसपोज कर लो तो वो हॉरिजॉन्टल लाइक जो है वो एक्सपेंशन होती है। वर्टिकल एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास दो तरह की एक्सपेंशन होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी या तो हम आगे की तरफ जाएंगे या पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल के अंदर बहुत सारी होती है। हॉरिजॉन्टल के अंदर मर्जर भी होता है, एक्विजिशन भी होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी होता है। अब सबसे पहले हम इसको उल्टा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का मतलब ये होता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग फॉर्म में रहेगी। दैट मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगी, ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सिनेरियो चेंज होगा, ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीज एडम होगी, ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिसोर्स कटेगी। स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर हम क्या करते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक पर्पस की वजह से, किसी एक ऑब्जेक्टिव की वजह से स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ मिल जाती है। किस तरीके से, आप मिसाल ले लें जिस तरीके से नेस्कैफे की। नेस्कैफे इज अ ब्रांड ऑफ अ कॉफी, कॉफी का ब्रांड है वो, ठीक है। उसने स्ट्रेटेजिक अलायंस की हुई है किसी ना किसी मग बनाने की कंपनी के साथ। अब वो मग बनाने की कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि नेस्कैफे के बैग के अंदर या नेस्कैफे के पैकेट के अंदर आपको नेस्कैफे की कॉफी भी मिलती है, और नेस्कैफे की कॉफी के साथ साथ आपको एक ब्रांडेड मग भी मिलता है। अब वो मग नेस्कैफे खुद तो नहीं बना रहा ना, डेफिनेटली वो कोई ना कोई कंपनी बना रही है। तो जो कंपनी मग बना रही है वो और नेस्कैफे के दरमियान आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस का अग्रीमेंट हो गया, जिसकी बेसिस पे दोनों कोलैबोरेट करते हैं, और कोलैबोरेट करके एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के मुकाबले में एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को फोकस करते हुए वो अपनी, जी मुस्कान बेटा आपकी अटेंडेंस हो गई है, वो अपनी मार्किंग्स को या वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप मजीद फर्दर आगे एग्जांपल्स लेके चलें तो आपको बाजू पास जो है, जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं उसके साथ आपके जो लिक्विड बाथरूम क्लीनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, बाथरूम इक्विपमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। सर्फ के साथ आपको सोप्स मिलते हैं, लाइक सर्फ इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, सोप इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब आप सर्फ से फेस वॉश नहीं करोगे, ठीक है, और साबुन से फेस वॉश, मतलब फेस वॉश वाले साबुन से जब पे ब्यूटी सोप होता है उससे आप कपड़े नहीं धोगे। तो दो अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों चीजें एक साथ एक के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री जब चल रहा होता है तो वो किस तरीके से चल रहा होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के थ्रू चल रहा होता है। दे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे एक्चुअली वर्क आउट ऑन द सिचुएशन की चीजें, सिचुएशन के ऊपर दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं, और कोरिलेट करके दोनों सिंगल पर्पस, सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मूव कर रहे होते हैं। स्ट्रेटेजी उनकी एक्सपेंशन की होती है। एक्सपेंशन किस तरीके से होती है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कैटर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे आएंगे। मिसाल के तौर पे जो लोग लक्स यूज करते हैं और वो सर्फ एक्सेल यूज नहीं करते, तो लक्स के साथ सर्फ एक्सेल का पैकेट अगर मिलना शुरू हो जाए तो देयर इज एवरी बिट ऑफ अ चांस कि जो लोग लक्स यूज करते हैं वो सर्फ एक्सेल का पैकेट भी परचेज कर लें। तो एक्सपेंशन हो गई ना।
इसी तरीके से हम इसका वाइस वर्सा ले सकते हैं। तो कुछ लोग सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, लक्स यूज नहीं करते। तो जब उन्होंने सर्फ एक्सेल परचेज कर, साथ में उन्होंने लक्स भी परचेज कर लिया और लक्स भी उन्होंने यूज कर लिया, तो ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की स्ट्रेटेजी होगी। तो ये आपके पास एक चीज होती है जिसको हम स्ट्रेटेजिक अलायंस के नाम से ला रहे हैं। दूसरा आपके पास कहलाता है एक्विजिशन का। एक्विजिशन आपके पास ये होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कंप्लीटली एक्वायर करते हो, और एक्वायर इस तरीके से करते हो कि वो आपकी अम्ब्रेला के अंडर काम करती रहती है। अगर आपको थोड़ा टाइम पहले याद हो तो जैज और वारिद का एक्विजिशन हुआ था। पहले एक्विजिशन होता है, फिर उसके बाद हम उसको मर्जर के ऊपर ले जाते हैं। एक्विजिशन के अंदर उन्होंने क्या किया कि जैज वारिद ने जैज के अंदर काम करना स्टार्ट किया। बहुत टाइम तक जैज अलग काम करता रहा, मतलब जैज की सिम्स अलग काम करती रही और आपकी वारिद की सिम्स अलग काम करती रही। बट वो चीज जो है वो आपकी एक्विजिशन कहलाती है, क्योंकि उसमें आपके पास दोनों कंपनीज मौजूद थी और दोनों कंपनीज मौजूद होकर काम कर रही थी, बट अंडर वन अम्ब्रेला काम कर रही थी। मतलब जो टेक ओवर कर चुका था वो पूरा के पूरा किया हुआ जैज ने था, मोबाइल ने किया हुआ था। बट चूंकि वारिद उसकी अम्ब्रेला के नीचे अपने नाम से काम कर रहा था, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्विजिशन। एक्विजिशन का सेकंड स्टेज या फाइनल स्टेज होता है मर्जर का। मर्जर के अंदर क्या होता है, मर्जर के अंदर वो हुआ जो जैज और वारिद का फर्दर आगे आगे हुआ। फर्दर आगे आगे होने का मतलब ये है कि जी आपने देखा कि जी वारिद बिल्कुल खत्म हो गया, अगर वारिद का कोई नामो निशान नहीं रहा, तमाम की तमाम चीजें जो है या तमाम के तमाम जो वारिद के भी कस्टमर्स थे वो तमाम के तमाम कन्वर्ट हो गए जैज में। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मर्जर। मर्जर के अंदर हमारे पास किसी भी तरीके से दो अलग अलग कोई एंटिटीज नहीं रहती, मिला के एक ही एंटिटी क्रिएट हो जाती। क्योंकि एक्विजिशन में एक बड़ी एंटिटी के नीचे, एक बड़े नाम के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे नाम काम कर रहे होते हैं, और वो छोटे छोटे नाम पहले इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं, फिर वो उस बड़ी अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं। और स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट नेचर प्रोडक्ट्स स्ट्रेटेजिकली आपस में मिल जाते हैं और मिलकर कॉमन गोल्स या कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। डाइवर्सिटी क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि हम मुख्तलिफ एरियाज में देखते हैं, मतलब हम जिन एरियाज में नॉर्मली या ट्रेडिशनली काम कर रहे होते हैं उन एरियाज के अलावा हम दूसरे एरियाज में भी एक्सपेंशन की बात करते हैं। सर जी जैज ने वारिद को एक्वायर किया था, फिर मर्जर कैसे? मर्जर ही डू फॉर स्पेसिफिक टास्क। नहीं बेटा उसामा, देखो एक्वायर करने का क्या मतलब होता है। एक्वायर तो देखो उसका पहला स्टेज है ना, मैंने आपसे यही बात अभी कही ना कि एक्वायर तो उसने किया ही किया। जो मर्जर से पहले का स्टेज होता है वो एक्वायर का स्टेज होता है। एक्विजिशन का जो स्टेज है, जो एक्वायर करने का स्टेज होता है, उसमें होता ही है कि वारिद काम कर रहा था जैज के अम्ब्रेला के लिए। जैज ने अनाउंस कर दिया कि जी मैंने वारिद खरीद लिया। अब उन्होंने जो वारिद खरीद लिया तो उन्होंने पहले वारिद को एक्वायर किया। अब जब वो एक्विजिशन वाले काम के ऊपर चलते रहे, एक्वायर करने वाले सिनेरियो के ऊपर चलते रहे, तब तक वो वारिद के नाम से रहा और जैज जैज के नाम से। लेकिन जब वारिद ने अपने पूरे ऑपरेशंस खत्म कर दिए और वारिद टोटली जैज के अंदर मर्ज हो गया, तो वो मर्जर कहलाता है। अगर वारिद का नाम खत्म हो गया, अब वारिद का नाम आपको कहीं सुनाई देता है, वारिद की सिम्स आप कहीं देखते हो, कहीं भी नहीं होती ना। वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो पूरा के पूरा मर्जर के अंदर चला गया, मतलब पूरा के पूरा अंदर अब्सॉर्ब हो गया जैज के अंदर। एक्विजिशन उस वक्त तक था, या एक्विजिशन उस वक्त तक हम कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे थे जिससे जैज के अम्ब्रेला के नीचे वारिद काम कर रहा है। और इसमें ये भी चीज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वारिद पहले कहलाता है कंपनी, जैसे कहलाता है कंपनी, तो जैज उसको एक्वायर किया था। एक्वायर करके उसकी पहले तमाम की तमाम एंटिटीज को अपने अंडर करवाया काम को, और जब तक वो उनके अंडर काम करता रहा, इस वारिद जैज के अंदर वारिद काम करता रहा, तो वो एक्विजिशन थी। और जब वो पूरी अब्सॉर्ब हो गई, खत्म हो गई, तो फिर वो मर्जर के अंदर आ गई। क्लियर है उसामा बेटा? और दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि मर्जर वी डू फॉर स्पेसिफिक टास्क, नहीं, जरूरी नहीं है। मर्जर कंपनीज के पूरे कंपनी के एब्जॉर्प्शन जो कंपनीज बैकअप हो रही हैं, अब मुझे बताओ उनके साथ अब क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करोगे, वो उनका भी मर्जर एविटेबल है। तो ऐसा तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए सिर्फ मर्जर करें बाद में डीमर्ज कर दें। मर्जर इज ऑलवेज कंप्लीटली, मतलब हम पूरी की पूरी कंपनी को कंप्लीट मर्जर के ऊपर भी लेके जाते हैं। इसे क्लियर ना हो सामा बेटा? अगर कोई और सवाल है तो पूछो, वरना फिर मैं आगे चलूं। ओके, इसके बाद जो सेकंड हमारे पास चीज है वो हमारे पास कहलाती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी।
स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर जब हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे पास तीन तरह के एरियाज हैं या तीन तरह की चीजें हैं जिसको हम देख रहे होते हैं। एक हमारे पास पॉज प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटेजी है। पॉज प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या होती है? ये वो स्ट्रेटेजी होती है जो कि आप लोगों ने मोस्ट सिग्निफिकेंटली नोटिस की या मोस्ट सिग्निफिकेंटली आपने ऑब्जर्व की इन कोविड सिचुएशन। कोविड सिचुएशन में हर कंपनी ने या तो अपने आप को रोक लिया, जहां था वहीं रुक गया, और अगर इन केस उसने अपने आप को वहां नहीं रोका तो उसने अगर वो आगे भी बढ़ी है तो आगे बढ़ने पे भी वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ी है। अब एहतियात क्या की? एहतियात आप इस तरीके से देखिए कि आपके पास इस कोविड की सिचुएशन के अंदर तमाम की तमाम जितनी भी हायरिंग थी वो तमाम की तमाम हायरिंग स्टॉप हो गई, फ्रीज हो गई, होल्ड हो गई, आप जो कोई भी नाम दे। इसी तरीके से आपने कोई नया वेंचर किसी कंपनी का नहीं सुना, किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने ये नहीं सुना, किसी कंपनी ने किसी प्रोडक्ट को अपने नए नाम से किसी प्रोडक्ट को एब्सॉर्ब कर लिया ये नहीं सुना आपने। ठीक है, कोई नई आपने पब्लिसिटी कोई नई कैंपेन आपने नहीं देखी। तो सारी की सारी चीजें क्यों? और इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कंपनी ने काम नहीं किया? कंपनी ने बिल्कुल काम किया। अब बेटा ये एडमन कौन है? नाम बता दे प्लीज अपना। जो कंपनी ने काम नहीं किया ऐसा नहीं है, कंपनी ने बिल्कुल काम किया। कंपनी बिल्कुल जो है अपनी तमाम के तमाम वर्किंग पोर्टफोलियो और वर्किंग कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से चलती रही है और बिल्कुल कंपनीज अपना काम करती रही है, बट उनकी स्ट्रेटेजी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी थी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब ये था, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में स्पेसिफिकली उन्होंने पॉज और प्रोसीड विद कॉशन के साथ जो है वो यूज किया उन्होंने, और वो इसलिए उन्होंने यूज किया बिकॉज दे हैव टू सस्टेन विद इन द मार्केट। पहली बात ये कि उन्होंने मार्केट में सर्वाइव करना था, और दूसरी बात ये कि जब सिचुएशन ठीक होगी तब आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज को मजीद फर्दर आगे लेके चल सकते हैं। तो प्रोसीड या पॉज या प्रोसीड विद कॉशन का मतलब ब्रॉडली हम यही कहते हैं कि जी वो तमाम के तमाम स्ट्रेटजीज जिन स्ट्रेटजीज के अंदर हम लोग या तो रुक जाते हैं या एहतियात से मूव। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास जो है वो नो चेंज स्ट्रेटजी है। नो चेंज स्ट्रेटजी हमारे पास वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम किसी भी सूरत में अपनी कंपनी का जो स्टेटस को होता है उसको एक्वायर कर ले। स्टेटस को एक्वायर करने का मतलब ये है कि जो चीज हमारे पास जहाँ चल रही है, जो चीज जैसे मौजूद है हम उस चीज को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दें। प्रोसीड और पॉज में, प्रोसीड पॉज में नो चेंज स्ट्रेटजी में बहुत मेजर फर्क है। प्रोसीड पॉज के अंदर आप नया प्रोडक्ट डेवलप जरूर कर रहे होते, लेकिन उसकी प्रोडक्ट डेवलप करने की स्पीड स्लो कर देते हो। स्पीड स्लो करने का मतलब ये है कि आप डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोकते नहीं हो। डेवलपमेंट का प्रोसेस आपका चलता रहता है, लेकिन चलता किस तरीके से रहता है? आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल स्लो स्पीड में चलता है। या अगर आप उसे होल्ड भी कर रहे हो तो आप उसे होल्ड कर रहे हो तो टिल द पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के, लाइक आपने कोविड की सिचुएशन में कहा कि जी जब तक कोविड खत्म नहीं होता मैं तब तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करूंगा, लेकिन आपने उसके बैक हैंड की पीछे की तमाम तैयारी अपने तरफ से पूरी की पूरी करके रखी है। उस तैयारी में आपने ये भी करके रखा हुआ है कि जी तमाम के तमाम जो आप किस कस्टमर को आप टारगेट करोगे ये भी आप देख के रखोगे, ये भी आप देख के रखोगे कि जी आप उनको किस तरीके से टारगेट करोगे, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करोगे, ये भी आपने टारगेट करके रखा हुआ है। ये भी आपने देखा हुआ है कि तमाम के तमाम जो सर्वेज हैं उसका क्या रिजल्ट है वो भी आपने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। इस क्या प्राइसिंग आप करोगे, आपका रॉ मटेरियल सप्लायर कौन होगा, आप प्रोड्यूस किस तरीके से करोगे, कौन सा आपका वेयर हाउस होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आप किस तरीके से यूज करोगे, प्राइसेस आप किस तरीके से सेट करोगे, किसके साथ नेगोशिएट करके आप जो है वो डाइवर्सिटी क्रिएट करोगे। मतलब सारी की सारी चीजें आप कर रहे होते हो, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस के साथ कर रहे होते हो, और स्लो प्रोसेस के साथ साथ आप ये भी चीज ध्यान में रखते हो कि जी या तो आप स्लो प्रोसेस के साथ उसको कर रहे होते या आप उसको जो है वो होल्ड कर देते, यानी सारी की सारी चीजें तैयार रखते हैं फॉर द राइट टाइम और तब तक आप चीजें होल्ड कर देते हैं। इसके मुकाबले में नो चेंज स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि आप जो चीज कर रहे थे, जो भी आपने नया प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश की थी या जो भी आपने नई वर्किंग करना स्टार्ट करने की कोशिश थी, आप उसको भी रोक देते, आप उसको खत्म कर दो। आप कहते हो कि जी जब सिचुएशन ठीक होगी मैं तब देखता हूँ। आप किसी तरह का उसको बजट एलोकेट नहीं करते हो, आप किसी तरह का उसको कोई कंडीशन नहीं लगाते हो, आप किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं करते हो, आप किसी तरह का कोई प्रोडक्शन यूनिट पर नहीं फोकस करते, आप किसी तरह का रॉ मटेरियल नहीं ऐड करते, आप कुछ नहीं करते। आप सिंपल ये कहते हैं कि जी नो चेंज स्ट्रेटेजी है। नो चेंज स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि जी कोई हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज ना करने का मतलब ये कि हम ये कहते हैं कि जी जो चीज जैसे है बिल्कुल वैसे ही रखनी है। ओके, इसके बाद हम मजीद फर्दर आगे आते हैं। तो मजीद फर्दर आगे आने के बाद प्रॉफिट स्ट्रेटजी देख लेना। प्रॉफिट स्ट्रेटजी का मतलब ये है
If you only talk about profit, ये वो स्ट्रेटेजी होती है जो स्ट्रेटेजी हमारे पास मोस्टली ऐसी कंपनीज एक्वायर करती हैं जिन कंपनीज को किसी एक यूनिट में या किसी एक कंट्री में या किसी एक जगह के ऊपर ज्यादा देर सस्टेन नहीं करना होता, मतलब लॉन्ग लास्टिंग लाइफ नहीं क्रिएट करनी होती, लाइफ उन्होंने छोटी सी रखनी होती है। एग्जाम्पल लो इसकी, क्यों मोबाइल की एग्जाम्पल ले लो। क्यों मोबाइल की एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्यों मोबाइल की हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब क्यों मोबाइल की अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो क्यों मोबाइल का अगर आप स्ट्रेटेजी एनालिसिस या अगर आप रिव्यू देखें तो अब आपको क्यों मोबाइल नहीं नजर आएगा। अगर आप पिछले लास्ट अगर मैं 5 महीनों की बात करूं तो पिछले 5 महीनों में आपको ना क्यों मोबाइल का कोई एडवर्टाइजमेंट नजर आया है, ना क्यों मोबाइल की कोई पब्लिसिटी नजर आई है, ना क्यों मोबाइल का कोई नया बैनर नजर आया है, ना क्यों मोबाइल का कोई मतलब हमेशा कुछ भी नजर नहीं आ रहा उसका। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेटजी स्टेबिलिटी के ऊपर मूव कर गई थी। स्टेबिलिटी पर मूव करने का मतलब ये है कि उन्होंने जितने क्लस्टर को, जितने टारगेट मार्केट को, जितनी एक्सप्लोरेशन को, जितना पॉसिबल प्रॉफिट ट्रेंड था वो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्ब उन्होंने इस तरीके से किया कि उन्होंने कहा कि जी जो हमारा टारगेट मार्केट है बस उसको एब्जॉर्ब करते रहो, उससे प्रॉफिट एक्वायर करते रहो, और प्रॉफिट एक्वायर तब तक करते रहो जब तक प्रॉफिट मौजूद है मार्केट में। जब मार्केट में प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तो हम वर्किंग करना या हम कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर मूव करना बंद कर देंगे। तो आसान लफ्जों में आप अभी भी देखो आपको सैमसंग के भी नजर आएंगे, आपको क्यू मोबाइल सॉरी आपको ओप्पो भी नजर आएगा, आपको नोकिया भी नजर आएगा, बिकॉज they are all doing business, they all have strategies to proceed, they all have strategies to integrate, they all have strategies to diversify, they all have strategies for international expansion। मतलब उनकी कोई ना कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी है, उनकी प्रॉफिट स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन अगर आप क्यों मोबाइल के लिहाज से बात करो तो उसकी स्ट्रेटजी सिंपली हम प्रॉफिट स्ट्रेटजी के लिहाज से कह सकते हैं कि जी हाँ इन्होंने मार्केट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट किया, मार्केट से प्रॉफिट को निकाला और प्रॉफिट को निकाल के फिर उसके बाद उसको मतलब उस मार्केट को खत्म कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछो, फिर उसके बाद मजीद अगर हम आगे चलेंगे। जी एनी क्वेश्चन? सर ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन क्या बताया था आपने? बेटा इंटरनेशनल एक्सपेंशन ये मतलब होता है कि सबर करो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझा देता हूँ। कल किसी ने NFC का लॉन्च देखा है? NFC जो नया मोबाइल आया है, किसी की नॉलेज, किसी ने ऐड देखा है तुमने से? जरा तुमने बेटा को ऐड देखा है? नहीं सर। अच्छा देखो अभी आप आज जो है वो आज भी देख लेना, नेट पे भी देख लेना, और आपको मतलब उसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो रही है। NFC एक कंपनी है, मोबाइल का ब्रांड है, ठीक है, और डेफिनेटली वो आपको नहीं पता होगा, इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि आपने कभी उसको देखा ही नहीं या आपने कभी उसकी नॉलेज ही नहीं रही आपको, ठीक है। लेकिन कल उन्होंने वो मोबाइल पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दिया, मतलब उस कंपनी ने प्रॉपर्ली मोबाइल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया, ठीक है। ये कंपनी, बल्कि चलो इसको और आसान करके ले लेते हैं, हवावे की एग्जांपल ले लो। हवावे की मोबाइल्स हैं ना पाकिस्तान में, ठीक है। कंपनी कहाँ की है? सपोजिटली मैं कह देता हूँ चलो कंपनी चाइना की है, ठीक है। अब चाइना का मोबाइल है अवेलेबल पाकिस्तान में, तो इस चीज को क्या कहोगी? इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट कहीं और का होता है, मैन्युफैक्चर या बन कहीं और रहा है वो प्रोडक्ट, या मौजूद कहीं और है वो प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को वहां से जितने भी आपकी अक्रॉस द ग्लोब हर जगह पे उसका अवेलेबल होना, या हर जगह पे उसका मौजूद होना, हर जगह पे उसका सेल होना, दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनेशनल एक्सपेंशन। के वी अश्योर दिस थिंग, कंपनीज अश्योर दिस थिंग कि जी जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दुनिया के हर कोने कोने के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमारे इंटरनेशनल एक्सपेंशन के अलावा हैं। आसान लफ्जों में हम इसको ये भी कहते हैं कि जो आपकी कंट्री की ज्योग्राफिकल प्रेमिसेस से बाहर जो आपके प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन होती है या आपके प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस होती है, तमाम के तमाम इंटरनेशनल एक्सपेंशन के अंदर, ठीक है बेटा। क्या होता है जाना? यस सर, यस सर।
थैंक इसके बाद हमारे पास तीसरी स्ट्रेटेजी आ जाती है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी बेसिकली वो स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम चीजों को रोल बैक करना स्टार्ट करें। रोल बैक का मतलब ये कि बिजनेस हम अपना कंप्लीट बंद करना स्टार्ट कर रहे हो, अल्लाह हाफिज करने वाली तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक टर्न अराउंड का ऑप्शन होता है। टर्न अराउंड का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो हमने नई स्टार्ट, मतलब रिट्रेंचमेंट ऑलवेज ये मानी नहीं रखता कि जी हम पूरा की पूरा बिजनेस क्लोज करके अल्लाह हाफिज कर रहे हैं। रिट्रेंचमेंट का मकसद ये होता है कि हम रिट्रेंचमेंट में ये चीज करते हैं, हमने मिसाल के तौर पे कोई नया यूनिट स्टार्ट किया, यानी कोई नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ, लेकिन नया बिजनेस नहीं चला। अब जब नया बिजनेस नहीं चला तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा की पूरा बिजनेस ही खत्म कर दूंगा। उसका मतलब सिंपल से ये होता है कि मैं वो पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर एक्टिविटी जो कि मैंने स्टार्ट की या नया पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट मैं करने के लिए जा रहा था वो क्योंकि मेरा कामयाब नहीं हुआ, इसलिए मुझे उस एक्सपीरियंस को बंद करना है। अब बंद करने का मतलब ये है क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब ये है कि जी खत्म कर देना है, मतलब कंप्लीट मुझे उसको एम्प्टी कर देना है, मतलब कि मैं मजीद फर्दर आगे उसके ऊपर काम नहीं करूंगा। एक तो ये होता है। इसी का दूसरा ऑप्शन होता है डाइवेस्टमेंट का। डाइवेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो मैंने नया वेंचर या जो भी मैंने नया प्रोडक्ट या जो भी मेरा नया इन्वेस्टमेंट था, जो भी मेरा नया एक्सपोजर था, जो भी मैंने नया करने की स्टार्ट की, वो मुझसे नहीं चल रहा। मुझसे नहीं चल रहा का मतलब ये है कि मैंने स्टार्ट तो किया, मुझे थोड़ा सा शायद वो प्रॉफिट भी दे रहा है, लेकिन वो मुझसे चल नहीं रहा, मुझसे वो रन नहीं हो रहा। मेरी मैं जितने भी एफर्ट्स उसमें लगा दूं उसमें वो कंप्लीट जो है वो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स मैं चाहता हूँ वो डिजायर्ड रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं, या जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उसे पूरा नहीं कर रहा। तो मैं अब क्या करूँगा? अब मसला मेरे पास ये, वो लॉस में भी नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट भी चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन मेरी डिजायर्ड रिजल्ट के मुताबिक प्रॉफिट नहीं चल रहा। तो मैं उसको डाइवेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट पे ले जाऊँ। डाइवेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? मैं सीधा सीधा उसको बेच दूंगा। मतलब मैं किसी और से कहूंगा कि जी मेरी ये इन्वेस्टमेंट थी, मेरा ये टर्न अराउंड था, मेरे ये इसके ऊपर जो है वो पैसा लग रहा है, आपके पैसा मुझे दे दे, ये चलता हुआ बिजनेस आप दे दे, ये चलता हुआ प्रोडक्ट आप दे दे। ये आजकल की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन ट्रेंड है। आजकल जितने भी बिजनेस है इन तमाम बिजनेस में डाइवेस्टमेंट का जो एलिमेंट है वो बड़ा कॉमन एलिमेंट है। और अगर आप इसको समझो या इसको इसकी एग्जांपल्स लेके चलो तो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपके अराउंड चल रही होती है वो आपके अराउंड होती है जो आप लोग एमओयू साइन कर रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे होते हो, लाइक यूनिवर्सिटी बैंक्स के दरमियान, यूनिवर्सिटी कंपनीज के दरमियान, कंपनीज के दरमियान, बैंक्स कंपनीज के दरमियान। वो एमओयू क्या होता है? वो बेसिकली डाइवेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि जी मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट थी, मैं अपने इतनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में या आपकी गुडविल के अगेंस्ट में, आपके पेटेंट के अगेंस्ट में मैं ये चीज एक्वायर करके जो है इस चीज को अपने नाम से चला लूंगा और अपने नाम से चला के प्रॉफिट ले लूंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डाइवेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट क्लोजर का कॉन्सेप्ट होता है। कंप्लीट क्लोजर का मतलब ये है कि कंप्लीट जब आपसे बिजनेस नहीं चल रहा होगा, जब आपकी बस हो चुकी होती है, जब आप खत्म हो चुके होते हो कि भाई हाँ फर्दर अब तो मेरा पूरा बिजनेस ही लॉस के अंदर जा रहा है, मेरा पूरा बिजनेस क्लोज हो चुका है, तो तीसरा सिनेरियो वो सिनेरियो होता है जिसको हम नाम देते हैं लिक्विडेशन का। लिक्विडेशन के अंदर ये होता है कि आपके तमाम जो कोर एसेट्स होते हैं वो बिकना स्टार्ट हो जाते हैं। कोर एसेट्स बिक के लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो आपके बिकना, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स जो भी आपके होते हैं वो तमाम के तमाम बिकना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका पेटेंट सेल हो जाती है, आपकी तमाम की तमाम लायबिलिटीज शेड ऑफ होने लगती है। तो वो सारी की सारी चीजें जिसमें आपका बिजनेस बिल्कुल कंप्लीट क्लोज हो चुका होता है, बिल्कुल कंप्लीट क्लोजर की तरफ जा रहा होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल द मेथोडोलॉजी ऑफ लिक्विडेशन। यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई पूछ ले, बिकॉज इट्स लेस देन अ मिनट लेफ्ट और फिर उसके बाद मैं सेशन दोबारा से रेस्टोर करूंगा। मीनवाइल मैं अटेंडेंस जो है वो तुम लोगों की एक दफा फिर नाम बता रहा हूँ, अगर किसी की नहीं आई है तो मुझे बता दो ताकि मैं उसको दोबारा अटेंडेंस मार्क कर दूं। बीबी निदा, मोहम्मद हसन, त्रिदेव, फीलिक्स, काशिफ, मारिया सलीम, मिनाल खत्री, महरीन, निदा, बलबशा, जैनब, जब्बार, उसामा अब्दुल कादिर, जीशान, मुस्कान मंसूरी, अब्दुल वलीद, इमरान इलियास। इसके अलावा अगर कोई रह गया है तो अटेंडेंस के नाम से मुझे जल्दी से बता दो ताकि मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूं। जल्दी से अगर कोई रह गया तो